हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ज़ोरावर क्लासेस। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, वड़क्कम। तो बच्चा लोग, आ, हमारे बच्चे जो कि एक्टिव लर्नर्स हैं, मैं एक्टिव लर्नर्स की स्पेशली बात करता हूँ हमेशा, बिकॉज हमारे को एक्टिव लर्नर्स ही चाहिए। तो हमारे एक्टिव लर्नर्स बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं टेलीग्राम पर दिए हुए जो क्विज़ेस हैं, जो अलग अलग सब्जेक्ट के जो हमारे क्विज स्टार्ट हो गए हैं टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पे हमारे बच्चे जो एक्टिव लर्नर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे स्कोर भी ले रहे हैं। उनके स्कोर लेने का सबसे अच्छा रीज़न मैं आपको बताऊं ये है कि उन्होंने जो अपनी पढ़ाई शुरू करी थी पिछले साल से, यानी कि जो लास्ट ईयर हमने अपना जो रेगुलर बैच स्टार्ट किए हैं यूट्यूब के माध्यम से, तो कुछ बहुत सारे बच्चे हमारे साथ ऐसे जुड़ चुके हैं जिन्होंने 10 क्लासेस की एप्लीकेशन के माध्यम से वीडियो कोर्स को भी वहां से देखकर अपने नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इस तरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वो उनसे बच्चों से बहुत आगे निकल गए हैं। जब उनके मार्क्स जो है हम देख रहे हैं बच्चों के, जब उनकी जो मार्क्स स्टेटमेंट देखते हैं, ठीक है, गूगल फॉर्म में जब मार्क्स स्टेटमेंट आती है, जब देखते हैं तो ऐसा पाते हैं कि वो सच में बच्चे उन बच्चों से बहुत बेहतर कर रहे हैं जिन्होंने अभी सच में अपनी कोई भी प्रिपरेशन एकदम शुरू नहीं की, यानी कि वो अभी जीरो पे ही हैं और बच्चे उनसे बहुत आगे निकल गए, मीलों दूर। ठीक है, तो वो उनकी अपनी मेहनत है। ठीक है ना, हम तो बस आपको एक माध्यम है आपको सही दिशा देने के लिए, कि क्योंकि हमारा जो मोटिव है वो हमारा मोटिव हमेशा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, क्या है कि आपको कहीं ना कहीं आपको केवीएस में किसी भी पोस्ट पर, चाहे वो पीआरटी पोस्ट हो, चाहे वो टीजीटी पोस्ट हो, चाहे वो पीजीटी वाली पोस्ट हो, कम से कम उन पोस्टों में हम आपको देखना चाहते हैं। ठीक है, उनके लिए आपको बहुत दिल जान से दिल से मेहनत करनी पड़ेगी, एकदम दिन रात एक करनी है। ठीक है, देखिए एग्जाम का नोटिफिकेशन कभी भी आए, इट डजेंट मैटर, कोई बात नहीं, लेट आएगा लेट सही, बट आपको तैयारी आज से करनी है। ठीक है, तैयारी किसकी? जीत की। अगर आप आज करेंगे, अगर आप अपने आप को आज को संवार लेंगे, तो जो आपका आने वाला कल है वो आपको स्वयं संवार देगा। इतनी सी बस छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे मेरी बात, और हमारे एक्टिव लर्नर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तब हम शुरू कर देते हैं क्लास अपनी। तो बिना टाइम को खराब करे क्लास शुरू करते हैं, और एक बार बताता हूँ कि जिनके पास अभी तक ये नंबर नहीं है, इस नंबर को सेव करके एक मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप नंबर है ये। ठीक है, कि आपको पीआरटी, टीजीटी या पीजीटी वाले ग्रुप में ऐड होना है। क्यों ऐड होना है, रीजन बताता हूँ आपको। जो यूट्यूब है वो सभी को नोटिफिकेशन नहीं भेजता, इसीलिए आपको या जो व्हाट्सएप के माध्यम से आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाती है, ताकि आप क्लास को लाइव देख सकें। लाइव देखने का क्लास का एक अपना अलग मजा होता है। ठीक है, कोई भी भाषण सुनने का एक अलग ही मजा होता है। उसी प्रकार से जो लाइव सेशन होते हैं अलग अलग टीचर्स के साथ, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, ईवीएस, रीजनिंग वगैरह वगैरह जो भी सब्जेक्ट चल रहे हैं, उनका एक अलग ही मजा होता है। उस चीज को आप प्लीज इग्नोर ना करें या प्लीज स्किप ना करें, अगर आप सच में दिल से चाहते हैं कि आपको केवीएस में भर्ती होना है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा जो चैनल है, जो हमारे चैनल की जो एक मोटिव है, वो मोटिव यही है कि बच्चों को केवीएस में लेकर आना है और अच्छे अच्छे पदों पे उनको नियुक्त करवाना है। कैसे नियुक्त कराएंगे? आपको पढ़ाई कराएंगे, दिन रात पढ़ाई कराएंगे, आपके साथ मेहनत करेंगे। ठीक है ना, तभी जाके आप केवीएस में भर्ती हो पाए, क्योंकि केवीएस एक ऐसी संस्था है, अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो वो सच में बहुत प्रोग्रेसिव एक ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पर ना केवल बच्चों और टीचरों का भी, मतलब दिन रात, मतलब हर एक अलग अलग एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, आप हमेशा एक्टिव ही रहते हैं। आप, ऐसा नहीं है कि आप जॉब लगी, जॉब होने के बाद आप आराम से ठीक है जी सो कॉल्ड टीचर बन जाओगे, नहीं। आप यहाँ पे एक हमेशा एक एक्टिव लर्नर रहोगे। ठीक है ना, हमेशा एक्टिव लर्नर होगे, और टीचर को तो एक्टिव लर्नर बनना ही पड़ता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को, आज की क्लास। पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। पहला प्रश्न है, ई ई उ री लिरी के बाद आगे, ठीक है, यानी किसके बाद कोई स्वर आए तो क्रमशः वो क्या बन जाता है? य, र, य, व, र, ल, ठीक है, में बदल जाते हैं। इस परिवर्तन को क्या कहते हैं जी? सिंपल सी परिभाषा पूछ ली गई है, किसकी? गुण, अयादि, वृद्धि और यण। ठीक है, इनको डिटेल में पढ़ सकते हैं आप 10 क्लासेस की एप्लीकेशन पे, वहां आपको ये टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, तो या र लावा में बदल रहे हैं, तो ये अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से देखेंगे आपको। ठीक है, तो ये हमारा किसकी परिभाषा है? ये परिभाषा है, ये किसकी परिभाषा है? ये आपकी यण संधि की परिभाषा है, याद रखिए,
यण संधि। ठीक है, शब्द नहीं लिखा है पर आपको ये तो पता ही है, इनके जो फर्स्ट वर्ड है ये सब संधि वाले वर्ड है। ठीक है, परिभाषा तो याद ही करनी पड़ेगी और उसके एग्जाम्पल भी साथ में याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अगला देखेंगे, कह रहा है वधवागमन का संधि विच्छेद कीजिए। अच्छा, वधवागमन, अब वधवागमन में क्या है, वधवागमन में है वधु, वधु का आगमन। ठीक है, जो आप देखते हैं ना शादी के बाद जो ये प्रोग्राम होता है ना, ये वाला कौन सा, रिसेप्शन। तो रिसेप्शन क्या क्या है, रिसेप्शन, रिसेप्शन बेसिकली है वधवागमन, यानी कि जो वधु आती है घर में शादी के बाद, एक जो लड़की अपना पूरा घर बार छोड़ के एक नए घर में शिफ्ट हो जाती है, तो उसका जो स्वागत समारोह होता है समाज में। ठीक है ना, अलग अलग तरह से, अलग अलग मतलब अलग अलग परंपराओं में, ठीक है, सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से जो वधु है, ठीक है ना, उनका स्वागत समारोह होता है बेसिकली वो। तो आई होप हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका ये प्रोग्राम हो गया होगा, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका ये होगा। एक बार केवीएस में लग जाओ, बहुत अच्छी जॉब जब मिल जाएगी आपको, तो आपको पार्टनर भी अच्छा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए, हाँ, तो वधु आगमन का संधि विच्छेद क्या है जी, इसमें आपको ढूंढना है पहले वधु। अब वधु की स्पेलिंग बच्चे दो तरह से लिखते हैं, एक तो इस तरह से लिखते हैं और एक इस तरह से लिखते हैं। अब इसमें से सही स्पेलिंग कौन सी है, तो हम उसी पे बढ़ जाएंगे आगे जी। तो वधु की जो स्पेलिंग सही है वो कौन सी है, ये वाली, ऊ की, बड़े ऊ की मात्रा होती है, ये वाली नहीं होती है। तो हमारा एकमात्र ऑप्शन है क्या है, ये रहा वधु, तो यहाँ पे ठीक है। और आगमन तो आगमन है। ठीक है, तो बाकी सब हमारे क्या है, रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया है, आंसर नंबर सी, प्रश्न नंबर 2 का आंसर। अगला बढ़ रहा है प्रश्न नंबर 3, ये भी आसान सा प्रश्न है। कह रहा है कि आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है। क्लियर, यानी कि कह रहा है कि आप जिस शहर में रहते हैं, यानी कि शहर का नाम। ठीक है, अब जब शहर का नाम होगा तो आपको पता ही होगा, जब मैंने आपको ये संज्ञा वाला टॉपिक पढ़ाया था, तो ठीक है, तो उसमें दो चीजें आई थी निकल कर, एक होती है प्रॉपर नाउन, एक होती है कॉमन नाउन। ठीक है, एक होती है प्रॉपर नाउन, एक होती है कॉमन नाउन। तो जो भी शहर के नाम है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, है ना, इलाहाबाद और गांधीनगर, ठीक है, इंदौर, सूरत, कलकत्ता, क्लियर, जो ये भी जो शहर है, ये क्या है अपने में, ये सब हमारे प्रॉपर नाउन है। तो जब प्रॉपर नाउन की बात करें तो क्या आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर, यही इसका सही आंसर है। ये हो गया आपका कॉमन नाउन। ठीक है, ये हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। क्लियर, अगला बढ़े, प्रश्न नंबर 4 कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है, प्रश्न नंबर 4 एक परिभाषा है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहां अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, एक परिभाषा है ये, किसकी परिभाषा है, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या भ्रांतिमान। तो देखिए, अगर आपने अलंकार ही नहीं पढ़े हैं, तो इस परिभाषा का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। ठीक है, ये निरर्थक हो जाती है, केवल केवल रटने से मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो पहले आपको क्या करना है, आप अलंकार समझिए। अलंकार आप कैसे समझ सकते हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, 10 जोरा क्लासेस की एप्लीकेशन है, डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको अलंकार का टॉपिक मिल जाएगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक अलंकार नहीं पढ़े वो अलंकार पढ़िए कि अलंकार होते क्या है, तभी तो आप ये प्रश्न कर पाओगे। यहाँ पर अपना एक 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 टॉपिक पे या अगर एक एक प्रश्न पे अगर मैं आपको इस तरह के अलंकार ही समझाता रहूंगा, तो हमारा जो वो जो मेन मोटिव है कि हमको मतलब ये 25 से 30 मिनट क्लासेस में जो 20 क्वेश्चन सोल्व करने, वो हमारा सोल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जिन बच्चों को प्रॉब्लम है, अभी उन्होंने टॉपिक ही नहीं पढ़े, तो बेटा टॉपिक कहीं से भी पढ़ सकते हो। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि 10 और क्लासेस के एप्लीकेशन में आपको मिल जाएंगे। नहीं पढ़ने तो कहीं से भी पढ़ो, पर पढ़ो तो सही जी। तो इसका प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये परिभाषा है किसकी है, उत्प्रेक्षा अलंकार। क्लियर, अब बेटा परिभाषा तो याद ही करनी पड़ेगी आपको, इसके लिए कोई कोई और दरवाई मुरब्बा नहीं है कि उसको घोट के आपको पिला दी जाए। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 क्या है, कह रहा मुहावरा क्या होता है। ठीक है, प्रश्न चिन्ह है ना, तो कह रहा मुहावरा क्या होता है, एक वाक्यांश है, एक पूर्ण वाक्य है, निरर्थक शब्दों का समूह, ये तो होगा ही नहीं, सार्थक शब्दों का समूह, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि उसमें कुछ मिक्स शब्द भी हो सकते हैं।
अब देखेंगे यहाँ पे कह रहा है एक पूर्ण वाक्य और एक वाक्यांश, दो चीजों में अटक गए। तो सिंपल है, जो मुहावरा होता है, ठीक है ना, मुहावरा एक पूर्ण वाक्य तो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि मुहावरा तो क्या है ना, जैसे बहुत बड़ा सेंटेंस है, उसमें कहीं बीच में इस्तेमाल कर दिया। क्लियर? तो सेंटेंस तो ये शुरू हुआ यहाँ पे, खत्म हुआ यहाँ पे, और ये इतने एरिया में यहाँ पे इसने अपना पक्ष रख दिया किसी बात को कहने के लिए, कोई स्टेटमेंट दे दी छोटी सी, तो वो क्या कहलाएगी हमारी, वो कहलाएगा एक एक वाक्यांश, वाक्य का अंश। ठीक है, अगला बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 6 पे। जी, प्रश्न नंबर 6 आ जा सामने, ये रहा। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है नीचे पंक्तियों के सामने उनके अर्थ लिखे हैं, इनमें से गलत अर्थ वाली पंक्ति छाटिए। अच्छा, गलत अर्थ बताना है कि किसका गलत अर्थ निकल कर आ रहा है। लंगोटी में फाग खेलना, दरिद्रता में आनंद, गाल बजाना डींग मारना, पटरी बैठना विचार मिलना, कौड़ी का तीन बहुत अच्छा होना। तो आप देखेंगे जब हम ये पढ़ रहे थे तो इसमें हमको थोड़ा सा एक अलग मिला, हमें कहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी में। क्या कह रहा है, कौड़ी। कौड़ी क्या होता है, ठीक है, कौड़ी मतलब वैसे तो पैसे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और मतलब जो दूसरा है कि कौड़ी का तीन। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि कैसा है, दीनहीन, असहाय। लिख लेना बेटा, इंपॉर्टेंट वर्ड बता रहा हूँ, दीनहीन और असहाय, ये हो जाएगा कौड़ी का तीन अर्थ। ठीक है, बिल्कुल एकदम गरीब, कुछ भी नहीं है उस पे, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी। अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7। कह रहा है कि पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत, कुदरत का खेल। इस कहावत का अर्थ क्या है। फारसी पढ़े लिखे तेल बेचते हैं, ये कैसा जवाब हुआ, तो गलत हो गया। कुदरत के खेल में फारसी तेल बेचते हैं, ये भी गलत हो गया। कह रहा है योग्यता अनुसार कार्य ना मिलना, सभी के गुण समान नहीं होते। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी, योग्यता के अनुसार कार्य ना मिलना। ठीक है, इसलिए बोलते हैं पढ़े फारसी बेचे तेल। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही है कि पिछले कुछ सालों में, जो ये पिछले 2 सालों में समझ लीजिए, लॉकडाउन की वजह से, कोरोना महामारी की वजह से बहुत लोगों का जो काम है वो छूट गया है, बहुत लोगों ने अपने कामों को बदल दिया है। ठीक है ना, तो ये सब हैं ऐसे काम जो कि कई लोग अच्छे पढ़े लिखे थे पर आज वो कुछ अन्य काम कर रहे हैं। आपके आसपास भी ऐसे बहुत होंगे। आ जाते हैं आगे, कह रहा है अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो देख लेते हैं किसका नहीं है, नाना, अनेक और माँ के पिता। ठीक है, इसमें देख सकते हैं, इसमें से अगर दोनों में से कोई एक भी आपको पता है ना, तो यानी कि उसका आंसर निकल जाएगा। तो बिल्कुल सही है कि माँ के पिता को क्या बोलते हैं, नाना बोलते हैं। और अनेक भी इसका मतलब है नाना प्रकार के, समझ रहे हो, बोलते हैं नाना प्रकार के विचार। ठीक है, तो ये तो ठीक है हमारा, ये तो हमारा ठीक है, ये युग्म गलत नहीं है, इसमें गलत बताना है। अयन, दिशा और वन। अयन, अयन क्या होता है अभी बताते हैं, पहले आगे बढ़ते हैं। सैंधव, सैंधव देखो आपको पता होगा, मैंने आपको कई बार बताया, सैंधव मतलब घोड़ा, और सैंधव मतलब जो आप सेंधा नमक खाते हैं ना, वो भी एक प्रकार का नमक है, उसको सैंधव ही बोलते हैं। क्लियर? कुछ बच्चे हमारे सेंधा नमक खाते होंगे। नाक, देखिए नाक, देखिए इसमें स्वर्ग और नासिब, तो नाक से तो नासिब आपको समझ में आ रहा होगा, और स्वर्ग भी उसको आप याद रखिए। अब क्या बचा हमारा, अयन। बाकी यानी कि तीनों ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ है अयन की। अयन क्या होता है, अयन लिख लीजिए। अयन क्या होता है, अयन का मतलब होता है गति। ठीक है, चाल। ठीक है, अयन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, लोकोक्ति कहावत का अर्थ सही विकल्पों में से चुनिए। चलो चुन लेते हैं, देख लेते हैं क्या है इसका अर्थ। कह रहा है दुगनी फायदेमंद वस्तु, ये तो फायदेमंद तो है ही नहीं, क्योंकि करेला भी और नीम भी चढ़ रहा है भैया, बिल्कुल ये तो कड़वा हो गया होगा ना मुंह। अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक, अच्छा, अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक कैसे हो सकता है, ये तो ज्यादा ही हो गया ना। क्लियर? बुरे के साथ और बुरे का मेल,
समान गुण वाले दो साथी। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको ये तो गलत है, यहाँ पे आपको दोनों ये दोनों ठीक लग रहे होंगे, क्योंकि बुरे के साथ बुरे का मेल और समान गुण वाले दो दो साथी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो बुरे का साथ, बुरे का मेल, ठीक है ना, इसको हम कैसे इससे अलग कर सकते हैं आपको तभी बताना, क्योंकि और दिक्कत ये होती है कि आप उसको जब समझने की कोशिश करते हैं तो दो ऑप्शन में आके फंस जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम उसके साथ चलते हैं जो हमारी कहावत है, कह रहा है एक तो करेला और दूजे नीम चढ़ा, यानी कि एक तो बुरा है तो बुरे के साथ किसका मेल बनेगा, बुरे का ही बनेगा, ठीक है ना। तो बुरा का जो साथ दिया है वो बुरे के मेल से ही बनेगा, ठीक है। यानी क्या कहते हैं, चोर चोर मुसेरे भाई, हो सकता है यहाँ पे कभी इसका अर्थ ये भी दे सकते हैं यहाँ पे लिखकर कि चोर चोर मुसेरे भाई। तो अगर इस तरह का कुछ आता है तो याद रखें, इस तरह में समान गुण वाले दो साथी भी हो सकते हैं, उसको बोल सकते हैं चोर चोर मुसेरे भाई। पर यहाँ पर ये कहा गया है कि एक तो करेला, यानी कि एक तो इतना कड़वा है ऊपर से और कड़वा हो गया, तो बुरे के साथ और बुरे का मेल। जब आपने देखा होगा ना मूवी में, जो हमारी सो कोल्ड जो मूवी आती है बॉलीवुड मूवीज, उसमें आप देखते हैं कि जैसे मान लो पहले तो एक विलन था, एक विलन का होते होते तो एक विलन तो होता ही है, और पता लगा कि दो विलन, तीन विलन, चार विलन, पांच विलन मिलकर, सब मिलकर किसको परेशान करते हैं, हीरो को परेशान करते हैं, ठीक है, उस मूवी के, उस फिल्म के नायक को। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ ना कि बुरे के साथ बुरे का मेल, ये इसकी सही परिभाषा। अगला बढ़ा है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है करदाता, ठीक है, करदाता सामासिक शब्द का विग्रह करना है, करदाता का। करदाता को क्या बोलते हैं, टैक्स पेयर, टैक्स पेयर, ठीक है। तो कर को देने वाला, कर का दाता, कर के लिए दाता, कर और दाता, बहुत आसान है ना, ठीक है। टैक्स पेयर कौन होता है, यानी कि जो टैक्स देता है, ठीक है। जो भी, जब भी आप कोई जॉब करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता है सरकार को, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जब आप टैक्स दे रहे हैं तो क्या है, कर को देने वाला, क्लियर, क्या कहलाएगा, करदाता। ऐसा ना, अगर मान लो करदाता की जगह पे होता एक शब्द, देखिए कहते ना अन्नदाता, ठीक है, यानी कि अन्न को देने वाला अन्नदाता, ठीक है, ऐसे ही बनते हैं। प्रश्न नंबर 11 कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है पाप पुण्य सामासिक शब्द का विग्रह। अच्छा, पाप पुण्य का भी कर लेते हैं। पाप पुण्य क्या हो गया, पाप और पुण्य, पाप का पुण्य, पाप से पुण्य, पाप ही पुण्य, क्लियर। तो ये दो चीजें अलग अलग शब्द हैं, ये दोनों सार्थक शब्द हैं। पाप अलग शब्द है, पुण्य अलग शब्द है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पाप और पुण्य, क्लियर। अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12। कह रहा है नरेश सो रहा था, वाक्य में कौन सा काल है। अब नरेश सो रहा था, ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे जब उसने देखा किसी व्यक्ति ने, तो नरेश सो रहा था, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगी ना, अब वो सो रहा होगा या नहीं सो रहा होगा, क्लियर। प्रश्न नंबर 12, पूर्णभूत है क्या, पूर्ण मतलब पूर्ण कंप्लीट तो नहीं है ना, क्योंकि वो नरेश सो रहा था, ठीक है, नहीं होगा। अपूर्ण, आसन, एक सेकेंड जी, आसन और सामान्य। देखिए यहाँ पर जो बात है, आसन मतलब जो काम अभी अभी खत्म हुआ, सामान्य मतलब जो काम खत्म हो गया है, ठीक है। अपूर्ण, यहाँ पर देखिए आंसर है आपका अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत क्यों, मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो काम था, नरेश सो रहा था, वो अभी कंफर्म नहीं है कि वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो ऐसा काम जो कि खत्म नहीं हुआ होगा, जिसके ऊपर आप श्योर नहीं हो, तो उसको हम बोलेंगे अपूर्ण भूत। प्रश्न नंबर 13 में ऐसा कह रहा है दासत्व में प्रत्यय बताएं। दासत्व, अब देखेंगे दास सत्व क्या होता है, दास में हो जाएगा दास, और इसमें क्या जोड़ देंगे, अब देखिए क्या बचा हमारा, सिंपल सा बचा है, क्या बचा, तू बचा, ठीक है। दास सत्व मतलब जो भी आप, जिसके आप गुलामी करते हैं उसको दास सत्व बोलते हैं, ठीक है ना। जो पहले गुलाम रखे जाते थे, जिनसे अपने सेवा कराई जाती थी, उसे दास सत्व बोलते। प्रश्न नंबर 14, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। बहुत आसान है तो,
अनुज बोलते ना, आपने अगर महाभारत देखी हो, ठीक है, या आपने देखी हो रामायण, उसमें ये शब्द इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि इस तरह के जो तत्सम शब्द होते हैं वो ज्यादातर ये जो जितने भी सीरियल वगैरह आते हैं, ठीक है, धार्मिक, उसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो अनुज का मतलब होता है छोटा, यानी कि स्मॉल ब्रदर, बेसिकली उसकी बात करते हैं। अनुज मतलब अनुज मतलब लॉन, जो घर में परिवार में यूज किया जाता है, तो इसका मतलब है अनुज। अब इसमें अगर स्त्रीवाचक बनाएंगे, यानी कि कोई छोटी बहन को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिंपल है। इसमें हम क्या जोड़ देंगे, इसमें हम जोड़ देंगे आपका प्रत्यय। ये प्रत्यय हम क्या जोड़ देंगे इसमें, आ। अनुज से फिर क्या बन जाएगा, अनुज से बन जाएगा अनुजा, ठीक है, अनुजा। क्लियर। प्रश्न नंबर 15, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अच्छा, उपसर्ग बताना है आपको। उपसर्ग, उपसर्ग कब लगाते हैं, उपसर्ग को बोलते हैं प्रीफिक्स। जो शब्द के पहले लगता है उसको उपसर्ग, और जो शब्द के बाद लगता है उसको बोलते हैं प्रत्यय। प्रत्यय को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सफिक्स। चलो आ जाते हैं। कह रहा है किस शब्द में प्रयोग हुआ है, उपकार, लाभदायक, अपनापन या समझदार। तो देखेंगे जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो उपसर्ग निकालेंगे हम। तो उपकार में क्या आ जाएगा, उप प्लस कार। लाभ में लाभ प्लस दायक, ये तो एज इट इज है। अपना में अपना प्लस पन, ये भी ठीक है। समझदार में समझ प्लस दार। तो देखेंगे यहाँ पर ये सब कोई उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग तो मतलब एक या दो अक्षर का ही हो सकता है ज्यादा ज्यादा, ठीक है। यहाँ पर तो ये सार्थक शब्द है। क्लियर। तो यहाँ पर जो सही शब्द है किसके अंदर उपसर्ग है वो बताता हूँ आपको, उपकार में है, बाकी इन तीनों में नहीं है। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है। जब हम बोल ही अत्यंत रहे हैं और जब हम इसको लिखेंगे तो देखिए, अति जमा अंत, अत्यंत। क्लियर। तो अति यहाँ पर कहाँ है, ये रहा आंसर नंबर बी में। क्लियर। चलिए, बहुत बढ़िया। करते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है निम्नलिखित में पर्यायवाची शब्द है। जी अच्छा बताइए कौन सा, यानी कि किसमें जो पर्यायवाची शब्द है वो ठीक है। जी, अचिर, अचर। अब अचिर और अचर क्या होते हैं, एक एक करके शब्द देख लें तभी आप इनका पर्यायवाची भी कर पाएंगे। तो अचिर देखते हैं, अचिर क्या होता है। अचिर का मतलब होता है अस्थाई, टेम्परेरी, ठीक है। जैसे किसी किसी डिपार्टमेंट में रखते हैं ना, अस्थाई कर्मचारी रख रहे हैं हम, ठीक है, या ये वस्तु अस्थाई है, ठीक है ना। ये जो सामान है इसकी जो है ये अस्थाई है, मतलब टेम्परेरी। अगला देखिए, अचर क्या होता है। अचर होता है जो कि चलता ना हो, क्योंकि चर माने क्या होता है, चर माने होता है चलना, ठीक है। और जब हमने जोड़ दिया इसमें आ, तो इसमें क्या मतलब हो गया, ना चलने वाला, ठीक है ना। यानी कि एक शब्द और बताता हूँ आपके सामने, जड़। क्योंकि जड़ कहाँ होती है, वो ऐसी फिक्स होती है ना, वो चलती नहीं है, इसलिए उसको अचर भी बोल देते हैं। आगे देखेंगे, रामा रमण, कंस निकंदन, ठीक है, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, सुना होगा ना। और देखिए, कंस निकंदन, अगर आपको राधा रमन से भी समझ में आ गया है कि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, तो आपको कंस निकंदन से भी समझना पड़ेगा। कंस निकंदन का मतलब क्या हुआ, इसको अगर अलग अलग करें तो निकंदन का मतलब क्या होता है, डेस्ट्रॉयर, यानी कि जो चीजों को समाप्त करता है। तो इसको क्या समाप्त करा, कंस को समाप्त किया। किसने किया, श्री कृष्ण ने। क्लियर। तो यहाँ पे उनकी बात की गई है। अब देखिए यहाँ पे दोनों शब्द में वही है या दोनों शब्द में अलग अलग था, पकड़ना है आपको, ध्यान रखना कि पर्यायवाची शब्द किसमें मिल रहे हैं। अब देखिए, अंबुज और अंबुदी। अंबुज क्या होता है, अंबुज का मतलब जा, या आपने मैंने पहले बताया था कि अंबु का मतलब क्या होता है, अंबु का मतलब होता है पानी, वाटर। और अगर इसमें जा है तो जा का मतलब क्या हुआ, बर्थ। तो पानी के अंदर कौन जन्म लेता है, पता ही है आपको कौन जन्म लेता है, कमल, ठीक है। और अंबुदी क्या होता है, अंबुदी का मतलब होता है समुद्र,
ठीक है। आगे देखिए नीरद और नीरज। अब देखिए नीरज भी वही है कि नीर मतलब पानी और जा मतलब जन्म लेना यानी कि कमल। और यहाँ पे नीरद क्या है, नीरद भी यहाँ पे क्या है, समुद्र है। तो आपने देखा होगा इन दोनों के अर्थ अलग है, इन दोनों के अलग अलग अर्थ अलग है और इन दोनों के अर्थ अलग है। किसका कॉमन मिला हमको अर्थ, केवल ऑप्शन नंबर बी का, क्योंकि यहाँ पे जो बात की गई है दोनों शब्दों में वो किसी एक के बारे में ही बताया गया है। अगला बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 18 पे। कह रहा है तिरस्कार, तिरस्कार सूचक अव्यय क्या है। ठीक है, अव्यय क्या है तिरस्कार। तिरस्कार मतलब होता है ना एकदम झटक के कोई बात कह देना, गुस्से में कह देना, और चल 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 ये और वो, या किसी चीज से आप मतलब घृणा कर रहे हैं तब भी तिरस्कार कर देते हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा ना, आपने एक स्टोरी सुनी होगी, वो देखी भी होगी, अंधे का पुत्र अंधा, है ना। किसने कहा था, अंधे का पुत्र अंधा। जल्दी से बताइए कमेंट करके। अंधे का पुत्र अंधा, अंधे का पुत्र अंधा, द्रौपदी ने कहा था। किसे कहा था, दुर्योधन को कहा था। कहाँ पे कहा था, इंद्रप्रस्थ में कहा था, क्योंकि इंद्रप्रस्थ घूमने आए थे दुर्योधन जी, तो वहां पे गिर गए थे ये। क्योंकि आपने देखा ही होगा इंद्रप्रस्थ जब बनाया था तो किस तरह से उसमें नई नई चीजें लगाई थी। अच्छा, इंद्रप्रस्थ भवन किसने बनाया था, जी बताइए। विश्वकर्मा जी ने। ठीक है, ये याद रखा करो छोटी छोटी चीजें। तिरस्कार सूचक शब्द क्या है इसमें, तिरस्कार मतलब जब आप कोई चीज एकदम बेइज्जती टाइप कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं उसकी। आह, अरे, छी, उफा। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो तिरस्कार सूचक है वो केवल और केवल एक मात्र में दिखाई दिया, किसमें, छी, कितना बकवास है, छी, तुम जाओ यहाँ से, छी, बदबू आ रही है, हो रहा है तिरस्कार। प्रश्न नंबर 19 कर ले। कह रहा है पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है। पूर्ण विराम क्या होता है, जैसे ये मान लो सेंटेंस खत्म हो गया है तो हमने क्या लगा दिया, ये लगा दिया, दैट इज कॉल्ड पूर्ण विराम। अब इसकी जगह पे और क्या एक अन्य स्थान भी शब्द प्रचलित है, चिन्ह प्रचलित है, मतलब अल्प विराम, योजक चिन्ह, फुल स्टॉप या विवरण चिन्ह। अब आपको पता है कि अल्प विराम क्या होता है, कोमा होता है। योजक चिन्ह क्या होता है, ये होता है। फुल स्टॉप क्या होता है, डॉट होता है। और विवरण चिन्ह क्या होते हैं, ये होते हैं। ठीक, अब देखिए ये सब अलग अलग हो गए, पर यहाँ पे क्या ना पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी है, तो पूर्ण विराम अगर नहीं लगाएंगे तो इनमें से कौन सा लगाओगे, इनमें से कौन सा लगाओगे, मात्र ये वाला लगाओगे, फुल स्टॉप। और ये कहाँ पे लगता है, इंग्लिश में लगता है। अंग्रेजी भाषा में फुल स्टॉप ऐसे लगता है और हिंदी भाषा में ऐसे लगता है। अगला बढ़े प्रश्न नंबर 20 पे। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है किस वाक्य में विरामादि चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहता हूँ। यहाँ पे देखेंगे जब सेंटेंस ये पूरा कर रहे हैं और यहाँ पे कोमा देने की कोई जरूरत ही नहीं थी, गलत हो गया ये पढ़ते ही। तो आगे बढ़ते हैं। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहता हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं। अच्छा, यहाँ पे कोमा लगाया है और देखते हैं कहाँ पे, और कुछ नहीं। आगे देखेंगे, कह रहा है कि मैं मनुष्य में मानवता, यहाँ पे देखो है ना ये गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पे स्ट्रेस थोड़ी ना देने, जब सेंटेंस पूरा पढ़ रहे तो बीच में कोई स्ट्रेस नहीं होगा। आगे देखते कि मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहता हूँ। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस ही जब ऐसे कर दिया आपने, शुरू किया और शुरू करते स्ट्रेस ले लिया, ठीक है ना, रुक गए तो ये गलत हो गया। केवल और केवल मुझे एक सेंटेंस ठीक लग रहा है इसमें, कौन सा, ये वाला, बिल्कुल एकदम सही कर सेंटेंस बनाया हुआ है। फिर से पढ़ लेता हूँ एक बार। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहता हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं। ठीक है, तो इस तरह से जहां पर स्ट्रेस लिया, जहाँ पे रोके, हमने वहीं पे ही उसको कोमा लगा दिया। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ प्रश्न जो कि आपको परीक्षा में मदद करेंगे। आपसे बस ये अनुरोध है कि आप तो बस पढ़िए, बाकी तैयारी कैसे करानी है उसके लिए हम है ना, 10 क्लासेस की जो टीम है वो दिन रात आपके साथ में जुड़ी हुई है। बस आपको कहीं ना कहीं केवीएस में लगाना है, बस ये हमारी जिद है ये। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो दोबारा से मिलेंगे, तब तक अपना अपना घर वालों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।